हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है कथा की नई अवधारणा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो प्रसिद्ध आचार्यों द्वारा निरूपित कथा के अनेक उदाहरणों में सुबंधु की रचना वासवदत्ता, बाणभट्ट की प्रमुख कृति कादंबरी और दंडी की रचना दशकुमार चरित आदि आते हैं। इनमें से बाणभट्ट रचित हर्षचरित को ही आख्यायिका का नाम दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं सुबंधुकृत वासवदत्ता के बारे में। तो भारत में रोमांस का क्रमिक विकास गुणाढ्यकृत बृहद कथा से माना जाता है, क्योंकि इस बृहद कथा की कथाएं यूरोपीय रोमांस की अनेक विशेषताओं से युक्त है। इसमें प्रायः प्रेम और साहसाभियान की कथाएं तथा घटनाओं का जाल और अतिलौकिक घटनाओं जैसे अनेक तत्वों की बहुलता के गुण विद्यमान है। और इसकी एकल कथा की कमी ईस्वी सन 500 या इसके कुछ वर्ष पूर्व विद्यमान सुबंधु की कृति वासवदत्ता द्वारा पूरी होती है। इसके उपरांत रचित बृहद कथा की कोई भी कहानी कथा की दृष्टि से तथा उससे कहीं अधिक ठोस है, क्योंकि सुबंधु का सारा बल मुख्यतः कथा के पात्रों और उनके परिवेश के साथ संबंधित अपने काल के काव्य रसिकों की रुचि के अनुरूप उसके काव्य गुणों से संपन्न तथा इसके सविस्तार वर्णनों पर है। और इसीलिए रचनाकार सुबंधु को इस पाठ का मुख्य श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने अपनी रचना को पद्य में ना प्रस्तुत कर गद्य में प्रस्तुत किया और इसकी कथा में उन समस्त साहित्यिक विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है जिसका एकाधिकार प्रायः तत्कालीन कवियों को प्राप्त था। यह मूलतः एक ऐसा प्रयोग था जिसको करने का साहस किसी अन्य गद्य लेखक ने अभी तक नहीं किया था। इसलिए कथ्य की दृष्टि से वासवदत्ता रचना भी एक रोमांस कथा ही है, जिसमें प्रेम और सहसाभियान की प्रमुखता ही अधिक है तथा अपने समय का यथार्थ और विश्वास जैसे तत्व भी इसमें झलकते हैं, जिसमें श्लेष और यमक जैसे अलंकारों का वाकजाल है। अब आते हैं कादंबरी पर। तो कथा की दृष्टि से बाणभट्ट की रचना कादंबरी गुणाढ्य की बृहद कथा की एक कथा, जो प्रमुखतः कथा सरित सागर में मकरंदी कोपाख्यान के रूप में उपलब्ध होती है, इस पर आधारित है। रचनाकार बाणभट्ट ने इसे अपने विजन के अनुरूप बिल्कुल नया रूप प्रदान किया है। इस कृति का कथा विन्यास एक प्रकार से अद्भुत, नया और श्रोताओं को आश्चर्यचकित करने वाला है। यद्यपि इसकी कथा के भीतर कथा की विन्यास कला बहुत पहले ही गुणाढ्य की वृत्त कथा और विष्णु शर्मा के पंचतंत्र में विकसित हो चुकी थी, परंतु रचनाकार बाणभट्ट ने
इसके द्वारा पहली बार परस्पर गूंथी कथाओं को मिश्रित करके कथा की एकल इकाई के रूप में परिणत करने में महती सफलता प्राप्त की थी। हर्षचरित 7वीं सदी में कथा की नई अवधारणा में बाणभट्ट की दूसरी महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित आती है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में वर्धन वंश के श्री हर्ष का उत्कृष्ट चरित्र प्रस्तुत किया है तथा किंवदंती के आधार पर यह माना जाता है कि बाणभट्ट उसके दरबार का राजकवि था और उसने श्री हर्ष के एक अत्यंत निकट अधिकारी कुमार कृष्ण के कारण दरबार में जगह प्राप्त की थी और इसके उपरांत वह श्री हर्ष के दरबार का राजकवि बनाया गया। राजकवि बनने के बाद बाणभट्ट ने महाराज श्री हर्ष के चरित्र को केंद्रीय आधार बनाकर हर्षचरित नामक कृति की रचना की। इसमें बाणभट्ट ने श्री हर्ष के चरित्र को अपने ऐतिहासिक रूप में सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है तथा इसके साथ ही इसमें बाणभट्ट का कवि रूप भी अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित हुआ है। प्रकृति और अन्य अनेक प्रकार के वर्णनों में बाणभट्ट की कवि कल्पना का अत्यंत मनोहर रूप देखने को मिलता है तथा इसकी भाषा गद्य होने के बावजूद भी सहज ही काव्य गुणों से भरपूर है। इसलिए इन्हीं गुणों के आधार पर आचार्यों ने इसे आख्यायिका की संज्ञा प्रदान की है। दशकुमार चरित बाणभट्ट के बाद 7वीं सदी में कथा की नई अवधारणा के रूप में संस्कृत कथाकार दंडी की दुष्कुमार चरित नामक पुस्तकाकार कथा आती है। दुष्कुमार चरित रचना में 3 मुख्य भाग हैं, पूर्व पीठिका, चरित और उत्तर पीठिका। पूर्व पीठिका में जहाँ 5 और चरित्र पूर्व पीठिका में जहाँ 5 और चरित में 8 उच्छ्वास विद्यमान है, वही उत्तर पीठिका अष्टम पाठ के रूप में उच्छ्वास का उपसंहार है। इस रचना की कथाएं 7वीं शताब्दी और उसके पूर्व के समय को अत्यंत प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करती है। समकालीन सामंती राजनीति के साथ साथ समाज के चित्रण, मानवीय व्यवहारिक ज्ञान, चोर शास्त्र, प्रेम, राजकुमारों द्वारा रमणीहरण और उनके सहसाभियान से भरी दुष्कुमार चरित की कथा भारतीय रोमांस के सभी महत्वपूर्ण गुणों से संपन्न है। इसकी कथा में 10 राजकुमारों की व्यक्तिगत अनुभव कथाएं अलग अलग रूप से प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें आपस में जोड़ने वाला मुख्य कथा पात्र मगध का राजकुमार राजवाहन है। अतः इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि परस्पर भिन्न कथाओं को परस्पर एक साथ जोड़ने की दिशा में यह रचना एक सराहनीय प्रयास था। कथा विन्यास की दृष्टि से देखने पर दशकुमार चरित का महत्व इस दृष्टि से भी अधिक स्वीकार किया जा सकता है कि इसमें कथाओं के बीच संगठनात्मक जकड़बंदी नहीं है, जो वर्तमान कहानी और उपन्यास की संरचना का अनिवार्य विषय तथा उसकी पहचान हो गई है। अतः इसे कथा संरचना के एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसके आधार पर ही हिंदी में अनेक कहानियाँ और उपन्यास लिखे गए तथा रुद्र काशिकेय का उपन्यास बहती गंगा
इसका एक सशक्त एवं प्रमुख उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कथा की नई अवधारणा के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कथा रचना की भारतीय परंपरा के अवसान और उसके कारणों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।